नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, बायोलॉजी के सीरीज के अंतर्गत आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रजनन क्या है, प्रजनन के प्रकार क्या है, एक लिंगी एवं द्विलिंगी प्रजनन क्या है, निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन क्या है, यौन आरंभ क्या है, इसके अलावा द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, और इसमें हम लोग विस्तार से जो है नर जनन तंत्र के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम की मदद से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से आपको इसका जो है पीडीएफ वहीं मिल जाएगा, और बाकी जितने भी क्लासेस हैं उसका भी पीडीएफ आपको वहीं जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रजनन क्या है। ठीक है, तो प्रजनन एक क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से सभी जीव अपने वंश एवं प्रजाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। ठीक है, तो प्रजनन क्या है? जिसके द्वारा जो है जीव क्या करते हैं, अपने वंश को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैविक प्रक्रिया है क्योंकि ये जीवधारियों में होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, सभी जो जीवधारी हैं वे अपने वंश को जो है आगे बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने समान जीवों को क्या है, जन्म देना ही क्या है, प्रजनन अर्थात जनन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रजनन की परिभाषा है, आप लोग समझ गए होंगे। तो जो जन्म देने वाले जीव रहते हैं उसे जो है जनक अर्थात पेरेंट्स कहा जाता है, और जो नए जन्म लेने वाले जीव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो संतान अथवा संतति कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अपने समान जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है, और जो जन्म देने वाले रहते हैं उसे जनक कहते हैं अर्थात पेरेंट्स, और जो नए जन्म लेने वाले जीव हैं उसे क्या कहा जाता है, तो संतान अथवा संतति कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रजनन के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रजनन जो है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? लैंगिक प्रजनन और जो है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दो प्रकार के जो है प्रजनन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए लैंगिक जनन क्या है, जिसमें दो अभिभावकों अर्थात नर और मादा की जो है आवश्यकता होती है, तो ये जो है लैंगिक जनन है। ठीक है, और अलैंगिक जनन में केवल एक अभिभावक की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है, अलैंगिक जनन है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग क्या है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों अर्थात जो अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें जो लैंगिक जनन में युग्मक क्या है, जो अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं, नर में जो शुक्राणु होते हैं और मादा में जो अंडाणु होते हैं, उसका जो संलयन होता है वही क्या है, लैंगिक जनन है। ठीक है, युग्मकों का संलयन। और जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का संलयन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जो लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या रहती हैं, जो पेरेंट्स जो रहते हैं अर्थात जो मतलब कि बताया था मैं, जो क्या रहता है, पेरेंट्स मतलब जनक रहता है, जनक, तो उससे जो है क्या रहती है, थोड़ा भिन्न रहती है। ठीक है, किसमें, लैंगिक जनन में। ठीक है, तो किससे, पेरेंट्स से जो है वंशानुगति विविधता रहती है, अर्थात उससे थोड़ी जो है भिन्न रहती है लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या रहते हैं, बिल्कुल अपने माता पिता के समान रहते हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लैंगिक जनन जो है किसमें पाया जाता है, तो जानवर, मनुष्य, फूल पौधे, तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये मनुष्य पूछा जाता है। ठीक है, मनुष्य में कौन से जनन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य में जो है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है मनुष्य, इसमें और बाकी तो पूछा नहीं गया है, पर ये मनुष्य जो है कौन से जनन रहता है तो ये पूछा गया है। ठीक है, और अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, कुछ पौधे में जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन में दो अभिभावकों अर्थात नर और मादा की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक अभिभावक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो पेरेंट्स क्या रहती हैं, थोड़ी भिन्न रहती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान ही रहते हैं। और क्या रहती हैं, लैंगिक जनन में जो है क्या रहते हैं, उदाहरण मनुष्य याद रखिएगा, मनुष्य जो है लैंगिक जनन का उदाहरण है, और अलैंगिक जनन का अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा और कुछ पौधे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषा देख लेते हैं जो एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल क्या है। ठीक है, तो क्या है एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल, तो ऐसे जीव जिसमें नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक लिंगी है, नर और मादा जनन अंग क्या रहते हैं, अलग अलग जीवों
में रहते हैं तो वही क्या है, एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल है, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य जो है क्या है, लैंगिक प्रजनन करता है और लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत एक लिंगी है मनुष्य। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा मनुष्य के बारे में। और द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल क्या है, जिसमें नर एवं मादा जननांग जो है एक ही जीवों में रहते हैं, तो वो क्या है, द्विलिंगी है, जैसे कि फीता कृमि हो गया, केचुआ हो गया, स्टारफिश अर्थात तारा मछली हो गया, तो ये क्या है, द्विलिंगी अर्थात इसमें नर एवं मादा जननांग जो है एक ही जीव में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं क्योंकि एक ही जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक लिंगी जैसे कि क्या है, मनुष्य है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एक लिंगी और द्विलिंगी क्या है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं हम लोग निषेचन। ठीक है, तो निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो क्या है, लैंगिक जनन का प्रारंभ जो है नर तथा मादा युग्मकों के सम्मिलन अर्थात गैमेट्स के सम्मिलन से होता है, तो यही क्या है, निषेचन है। ठीक है, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो जो नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वही क्या है, निषेचन है। ठीक है, गैमेट्स का अर्थात युग्मकों का जो सम्मिलन होता है वही क्या है, निषेचन है। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो युग्मनस अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है वही, और उससे क्या होता है, युग्मनस से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, तो निषेचन क्या है, जब नर और मादा जो युग्मक है अर्थात जो गैमेट्स है उसका सम्मिलन होता है तो उसी को निषेचन कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो युग्मनस अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है और नए जीव का विकास होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है ना, निषेचन में किसका निर्माण होता है, तो जाइगोट अर्थात युग्मनस का निर्माण होता है, और इसमें सम्मिलन किसका होता है, तो युग्मक अर्थात गैमेट्स का जो है संलयन होता है, और इसी को निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन जो है कहा जाता है। ठीक है, और निषेचन जो है दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे कि उभयचर मेढक। ठीक है, और आंतरिक निषेचन क्या है, जब निषेचन जो है शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, पशु, तो ये क्या है, आंतरिक निषेचन है। तो मनुष्य के बारे में जितने भी बातें आ रही हैं उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात शरीर के अंदर निषेचन होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखे थे मनुष्य क्या है, लैंगिक प्रजनन करता है, दूसरा देखे थे क्या है, एक लिंगी है, और क्या देख रहे हैं अभी, आंतरिक निषेचन करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, जरायुज अर्थात विविपेरस क्या है, तो जरायुज क्या है, जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य, तो ये भी मनुष्य से रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखिएगा। मनुष्य क्या है, जरायुज अर्थात विविपेरस अर्थात सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, और अंडयुज अर्थात क्या बोलते हैं, ओविपेरस क्या है, जो अंडे को जन्म देते हैं, जैसे कि पक्षी हो गया, सांप हो गया आदि बहुत सारे जीव है वो क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं, और विविपेरस जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो इतनी परिभाषा आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, ये है यौना आरंभ अर्थात प्यूबर्टी। ठीक है, तो क्या है यौना आरंभ, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वह अवस्था जब बच्चे के शरीर में तेज शारीरिक और हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यौन परिपक्वता या यौना आरंभ कहते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो बच्चे का जब शरीर बड़ा होकर प्रजनन अर्थात जनन योग्य बनने लगते हैं तो उसे जो है यौना आरंभ अर्थात प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, ये जो लड़कियों के शरीर में कौन सा एज रहता है, तो 10 से 14 वर्ष, और लड़कों के शरीर में बात करें तो 12 से 16 वर्ष रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है। ठीक है, तो क्या है, जब यौन आरंभ होता है तो उसी समय क्या होता है, लड़के एवं लड़कियों के जो शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव दिखाई देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग लड़कों के शरीर में कौन कौन सा ये लक्षण देख लेते हैं, तो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे चौड़े होना, मांसपेशियों का अधिक विकास होना, इसके अलावा शरीर पर बाल बढ़ना, तो ये क्या है, लड़कों के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, और लड़कियों के शरीर में क्या रहता है, तो स्तन ग्रंथि अर्थात मेमोरी ग्लैंड का विकास, कंधों एवं नितंबों का विकास, इसके अलावा जो है विकसित अंडाशय अर्थात मासिक धर्म मैसुरेशन प्रारंभ होना। ठीक है, तो ये जो है लड़कियों के शरीर में जो है लक्षण रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हम आगे है नर जनन तंत्र अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको हम लोग विस्तार से जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अंग होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं नर जनन तंत्र अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वृषण अर्थात टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो क्या है, पुरुषों में जो है एक जोड़ी जो है वृषण होते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पास ये जो है क्या है, वृषण है, ये देख लीजिए यहाँ पास ये जो है एक जोड़ी रहता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित रहता है, तो वृषण कोश अर्थात स्क्रोटल सेक में जो है नामक थैली में जो है स्थित रहता है। ठीक है, वृषण याद रखिएगा, ये जो है प्राथमिक
प्राथमिक नर जनन अंग है और इसका आकार कैसा रहता है, तो इसका आकार जो है अंडाकार रहता है। देख लीजिए ये आकार कैसा रहता है, तो अंडाकार रहता है। ठीक है, इसका कार्य क्या रहता है, तो इसका कार्य रहता है शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण करना। इसके अलावा जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रहता है, मेन हार्मोन, उसको जो है उसका जो है निर्माण भी करता है कौन, वृषण अर्थात टेस्टिस। ठीक है, तो ये इसके जो है दो मुख्य कार्य है। ठीक है, अब इसको आप लोग याद रखिएगा, जो शुक्राणु अर्थात जो स्पर्म है उसका निर्माण जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 अंश सेंटीग्रेड कम तापमान होता है, अर्थात 34 से 35 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब अधिवृषण अर्थात एपिडिडेमिस क्या है। ठीक है, तो अधिवृषण क्या है, तो जो प्रत्येक वृषण होते हैं उसके पिछले भाग तथा शुक्रवाहिका के मध्य एक कुंडलित नलिका जुड़ी रहती है, तो इसी को क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। देख लीजिए ये यहाँ पर जो है क्या रहता है, अधिवृषण रहता है। ठीक है, वृषण जो रहता है उसके पीछे स्थित रहता है तथा शुक्रवाहिकाओं के जो ये वेस्ट डिफेंस है उसके जो मध्य में यहाँ पर रहता है एपिडिडेमिस। ठीक है, जो वृषण है उसके पीछे रहता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो है अधिवृषण है। इसका कार्य क्या रहता है, इसको याद रखिए, तो इसका कार्य रहता है शुक्राणुओं जो था स्पर्म इसको जो है परिपक्व अर्थात मैच्योर करना तथा उसका संग्रहण एवं परिवहन करना जो है अधिवृषण का जो है मुख्य कार्य रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है उपस्थित रहता है एपिडिडेमिस। ठीक है, अधिवृषण। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हम शुक्र वाहिकाएं अर्थात वेस्ट डिफरेंस। तो वेस्ट डिफरेंस क्या है, शुक्र वाहिकाएं क्या है, तो यह एक लंबी पेशी नलिका है जो अधिवृषण को शुक्राशय अथवा जो है वीर्य पुटिकाओं से जोड़ती है। तो देख लीजिए ये लंबी जो नलिकाएं हैं यही जो है क्या है, शुक्र वाहिकाएं हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जो अधिवृषण है उसको जो है सेमिनल वेजिकल अर्थात वीर्य पुटिकाओं अर्थात शुक्राशय, ये जो यहाँ पर स्थित रहता है शुक्राशय, तो उससे जोड़ने का जो है कार्य करता है कौन, शुक्रवाहिकाएं। ये जो लंबी नली दिख रही है ना वही जो है क्या है, शुक्रवाहिकाएं हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये लंबी नली दिख रहे हैं यही जो है क्या है, शुक्रवाहिकाएं हैं। ठीक है, ये शुक्राणुओं को क्या करती है, यूरेथ्रा तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, मूत्र मार्ग तक जो है ले जाने का कार्य करती है कौन, शुक्रवाहिकाएं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं शुक्राशय अर्थात सेमिनल वेजिकल जो है क्या है। तो शुक्राशय जैसे कि मैंने बताया क्या है, शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणुओं को संग्रहण कर एक थैलीनुमा संरचना में जो है खुलती है, उसी को क्या करते हैं, तो शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्थित रहता है शुक्राशय। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रहता है क्या, शुक्राशय। देख लीजिए इसमें जो यहाँ पर स्थित रहता है शुक्राशय, तो क्या करता है, ये क्या करती है शुक्राशय, थैलीनुमा संरचना रहती है और वो ये क्या करती है, मूत्राशय के नीचे स्थित रहती है। सबसे महत्वपूर्ण ये एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, कौन, शुक्राशय, और ये फ्रुक्टोज के साथ मिलकर जो है क्या करती है, वीर्य अर्थात सीमेन का भी निर्माण करती है शुक्राशय। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। शुक्राशय कहाँ रहती है, तो थैलीनुमा संरचना रहती है, शुक्रवाहिकाएं जाकर शुक्राशय में मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब प्रोटेस्ट ग्रंथि अर्थात प्रोटेस्ट ग्लैंड। ठीक है, तो क्या है, देखिए ये क्या होती है, यह ग्रंथि जो है मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर और सीसन के जो है मध्य स्थित रहती है। ठीक है, कौन, प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, तो मैंने आपको जो पिछले उत्सर्जन तंत्र वाले वीडियो में बताया था मूत्राशय और जो जितने भी और अंग है उसके बारे में, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, इससे रिलेटेड है वो भी, तो आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर ये सब क्या है, तो उसमें हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र वाले वीडियो में जो है पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि अर्थात जो प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या है, तो मूत्राशय एवं सीसन के मध्य स्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है मूत्राशय है और क्या है, सीसन। ठीक है, पेनिस, तो ये क्या रहती है, यहाँ पर ये जो है क्या रहती है, पेनिस है। ठीक है, तो उसके मध्य में क्या रहती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि स्थित रहती है। तो इसका कार्य क्या रहती है, वीर्य के 15 से 25% भाग का जो है निर्माण करती है कौन, प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, वीर्य के कितने प्रतिशत, 15 से 25% भाग का निर्माण जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि में होती है, और ये शुक्राणुओं अर्थात जो स्पर्म है उसको जो है सुरक्षा प्रदान, पोषण जो है और वह सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में इतनी बात है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब काउपर्स अर्थात काउपर्स ग्रंथि अर्थात काउपर्स ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो क्या रहती है, ये क्या है, प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे स्थित रहती है तथा मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित रहती है कौन, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, ये देख लीजिए ये जो रेड कलर का दिख रहा है यही क्या है, मूत्र मार्ग है, तो इसके इधर और इधर दोनों तरफ क्या रहती है, काउपर्स जो है ग्रंथि स्थित रहती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करती है, एक क्षारीय तरल का जो है स्त्राव करती है, जो क्या करती है, मूत्र के जो अम्लीय प्रभाव है उसको जो है उदासीन करने का कार्य करती है कौन, काउपर्स ग्रंथि, और मूत्र मार्गों को क्या करती है, चिकनाहट जो है प्रदान करती है, काउपर्स ग्रंथि अर्थात काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या करती है, मूत्र के जो अम्लीय प्रभाव है उसको उदासीन करती है और मूत्र मार्गों को जो है चिकनाहट जो है प्रदान करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्षारीय रहती है इसलिए अम्लीय प्रभाव को कम करती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब
मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मूत्र मार्ग क्या है, तो मूत्राशय से सीसन के शीर्ष तक। ठीक है, देख लीजिए ये जो मूत्राशय है, ठीक है, यहाँ पर रहता है मूत्राशय। मूत्राशय ये मैंने बताया था क्या रहता है, मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर जो है उससे लेकर सीसन अर्थात ये देख लीजिए ये यहाँ पर जो है क्या रहती है, सीसन अर्थात ये जो है पेनिस है, तो यहाँ तक पूरा, ये यहाँ तक पूरा क्या रहती है, मूत्र मार्ग रहती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है रेड कलर का ना, वही क्या है, मूत्र मार्ग है। ठीक है, तो इसका मूत्र यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग के माध्यम से क्या होता है, यूरिन और सीमेन दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मूत्र मार्ग है उसके माध्यम से क्या रहती है, यूरिन और सीमन दोनों जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग सीसन अर्थात पेनिस क्या है। ठीक है, तो यह नर का बाह्य जनन अंग है जो शुक्राणुओं को क्या करती है, मादा के शरीर में जो है स्थानांतरित करती है। ठीक है, और मूत्र त्याग भी सीसन के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाती है, सीसन कहलाती है, यहाँ पर रहती है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं ये जो है, इसको याद रखिएगा, ये जो है क्या करते हैं, शुक्राणुओं को जो है मादा के शरीर में स्थानांतरित करती है और मूत्र त्याग भी यहीं से होता है, सीसन अर्थात पेनिस के द्वारा। तो ठीक है, तो ये जो है नर जनन तंत्र था। अगले वीडियो में हम लोग जो है मादा जनन तंत्र के बारे में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको इसका जो है पीडीएफ जरूर मिल जाएगा।